हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार और जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से मेरे सभी बच्चे आ जाएं क्योंकि आज का सेशन होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है, इंटरेस्टिंग क्यों है, वो मैं बता देती हूँ। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारे फन के साथ हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि वर्ब और एडवर्ब लिखा हुआ है और बेसिकली आप ये चीज को नॉलेज होगी आपको कि सेंटेंस अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हो तो भी वर्ब का यूज है। अगर आप नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन कंजक्शन पढ़ रहे हो वहां पे भी वर्ब आएगी। इट मीन्स होल ग्रामर इज बेस्ड ऑन वर्ब। इफ अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो वर्ब के बिना वो सेंटेंस पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए हम आज पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये हर जगह पे यूज होता है। तो क्लास इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों होने जा रही है, तो इसीलिए सेशन को शेयर कर दे ताकि क्लास कंटिन्यू करी जा सके। ठीक है, चलो। तो हम पढ़ने वाले हैं आज वर्ब एंड एडवर्ब, जिसमें हम उसकी परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, हर चीज को एकदम बेसिक तरीके से एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे कि आपको इजीली समझ आ जाए, है ना। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज वर्ब। क्या लगता है क्या होता होगा वर्ब? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? एनी आइडिया कि वर्ब क्या होता है? चलो बताती हूँ। लाइक मान लो, क्या मान लो, देखते हैं। हम मान ये लेते हैं कि जैसे कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये हम कोई ये ह्यूमन मान लेते हैं और मान लो इस ह्यूमन का ये हर्ट है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम क्या, इस ह्यूमन का हर्ट है। तो क्या अगर हम इस ह्यूमन के इस हर्ट को हटा दें, क्या ह्यूमन के इस हर्ट को हम हटा दें तो क्या ये ह्यूमन सरवाइव कर पाएगा? आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये ह्यूमन सरवाइव कर पाएगा? इसका कोई अस्तित्व बचेगा? इसका कोई अर्थ बचेगा? नहीं बचेगा। अगर हम ह्यूमन के शरीर से उसका दिल निकाल दें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। सेम हमारी वर्ब भी इसी तरह होती है कि अगर हम किसी सेंटेंस से, क्या कहना चाह रही हूं मैं, कि अगर हम किसी सेंटेंस से वर्ब को हटा दें, क्या किसी भी सेंटेंस से अगर हम वर्ब को हटा दें तो उस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। उस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब होता है वो सेंटेंस का हर्ट होता है, सेंटेंस का दिल होता है, यानी कि वर्ब की वजह से ही उस सेंटेंस का अर्थ निकल पाता है और सेंटेंस में जान रहती है। अब हम डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मैं बोल रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ, ये वर्ब है? आप लोग पढ़ रहे हो ये वर्ब है? आप लोग सोते हो, खाते हो, पीते हो, खेलते हो, नहाते हो, नाचते हो, गाते हो, जो कुछ भी करते हो, क्या वो वर्ब रहती है? रहती है, बिल्कुल रहती है। अब हम पढ़ते हैं। वर्ब बेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक क्रिया होती है, यानी आप जो भी डेली लाइफ में जो भी वर्क करते हो, ऑल ऑफ दिस आर वर्ब। सारी चीजें क्या है आपकी? वर्ब है। आप जो भी कार्य करते हो हर चीज वर्ब के अंतर्गत आएगा। क्या लिखा है? जिस शब्द से कार्य के करने या होने का पाया जाता है उसे हम क्रिया या वर्ब कहते हैं। सीधा सीधा जैसे मैंने बता दिया कि जिन शब्दों से हमारे डेली लाइफ में जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी कुछ भी उन सबके होने का बोध होता है, उसे हम वर्ब या फिर क्रिया कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, वो हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बेटा? आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। रन भागना, वॉक चलना, जंप उछलना, टॉक बातें करना, सिंग गाना, स्पीक बोलना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, क्राई रोना, स्किप मतलब आगे होना, पुल मतलब ढकेलना और पुश मतलब पुल मतलब खींचना और पुश मतलब ढकेलना। तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी क्रिया है। ये क्रिया है यानी वर्ब है। क्लियर? चलो अब हम 4 टाइप्स पढ़ते हैं वर्ब के। ठीक है, ये 4 टाइप्स है क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम एक एक करके बिल्कुल आराम से समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि अरे बाप रे मैम ने क्या पढ़ा दिया। बिल्कुल ऐसे वाला एक्सप्रेशन नहीं देना, मैं बताती हूँ। और जो ये एक्सप्रेशन दे रहे हो ना, ये भी एक वर्ब ही है। जो ये एक्सप्रेशन दिए ना, अरे बाप रे ये सब क्या है, ये भी वर्ब के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आप नर्वस हो रहे हो। चलो अब पहले सबसे जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। क्या है? वह वर्ब है जिससे संज्ञा की अवस्था या अस्तित्व की जानकारी मिलती है। मतलब ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इसमें जो भी संज्ञा
क्या बोल रहा है, जो भी संज्ञा आती है, संज्ञा आप जानते हो नाउन, नाउन इज द नंबर, नाउन इज द नेम ऑफ नंबर, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, यानी संज्ञा जो होती है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का नाम होता है। यानी अगर हम बोल दें शी बोल दें, ही बोल दें, इट बोल दें, स्नेहा बोल दें, बॉय बोल दें, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सब आपके नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो बोल रहे जो संज्ञा के अस्तित्व के बारे में बताइए, यानी संज्ञा क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, बॉय है, गर्ल है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई यंग बॉय है, यंग गर्ल है, या फिर उसके इसके बारे में अवस्था के बारे में बताए कि इस टाइम उसकी अवस्था कैसी है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, इन सब चीजों का बोध कराए, वो क्या बोलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब आया हुआ था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपका एक दिया है, शी इज अ गर्ल, क्या दिया हुआ है, शी इज अ गर्ल। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो शी आया है ना, ये शी इसके बारे में बता रहा है कि वह क्या है, एक लड़की है। तो अब शी आया तो शी आपका नाउन हुआ ना, नाउन। देखो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम शी तो हमने पढ़ा था प्रोनाउन है, बिल्कुल है। अगर आपने ये पढ़ा है कि नाउन प्रोनाउन के स्थान पे जो इस्तेमाल हो वो प्रोनाउन है, तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन इक्वल होते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन इक्वल होते हैं, क्योंकि जो प्रोनाउन आता है इस नाउन के स्थान पे तो आता है, इस नाउन के स्थान पे आता है, इट मींस कि दे बोथ आर इक्वल, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे शी हम मानते हैं यहाँ पे संज्ञा है, और इसके बारे में बता रहा है कि वह एक लड़की है, सी के अस्तित्व के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, एक लड़की है। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वह वर्ब है जिससे किसी हरकत का ब्यौरा मिलता है। इस श्रेणी में वह क्रिया आती है जो संज्ञा के द्वारा दूसरे पर किए जाने वाले कार्य को दर्शाती है। अब देखो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, ये जो संज्ञा जो कुछ भी हरकत करती, जो कार्य करती है ना, संज्ञा कुछ भी करती है उसका ब्यौरा देती है, यानी उसके बारे में बताती है संज्ञा ने क्या किया, उसने नहाया, खाया, पिया, सोया, लड़ाई की, पिटाई की, पढ़ाई की, क्या किया, इन सब चीज के बारे में बताती है। और वो एक संज्ञा, जो संज्ञा कार्य कर रही होती है, वो अपना कार्य किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर से दिखाती है, यानी वो जो कार्य कर रही होती है ना, वो दूसरी संज्ञा से रिलेट होता है। लेट्स हम एग्जांपल से समझते हैं। द बॉय बॉट अ कार, द बॉय बॉट अ कार, यानी लड़के ने क्या, कार खरीदा। अगर आप देखो तो ये जो बॉय है यहाँ पे ये भी संज्ञा है, और ये जो कार आई है ये भी संज्ञा है ना, बॉय भी संज्ञा, कार भी संज्ञा। अब इस बॉय का इस देखो इस संज्ञा से रिलेट हो रहा है कि बॉय ने खरीदा, क्या खरीदा, कार को खरीदा। तो देखो यहाँ पे जो बाउट है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये दिखा रहा है कि ये बॉय क्या है, कार को खरीद रहा है। क्लियर, क्लियर ना। चलो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब समझते हैं। अब लिंकिंग वर्ब नाम से पता चल रहा होगा, लिंक मतलब होता है जोड़ना, किसी दो चीजों को, तीन चीजों को जोड़ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई कि ये किसी भी प्रकार की क्रिया यानी वर्ब नहीं होती, लिंकिंग वर्ब किसी भी तरह की वर्ब नहीं होती। फिर हम इसे क्यों पढ़ते हैं वो देखो, ये क्या करती है, विषय का वर्णन करती है। क्या करती है, विषय का वर्णन करती है। बच्चे पूछेंगे मैं विषय, विषय मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको जो भी आते हैं नाउन प्रोनाउन आता है वो होता है विषय। ये विषय का वर्णन करती है, यानी विषय के बारे में बताती है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताएगी ये, ठीक है। ये वर्ब नहीं होगी, बस ये सब्जेक्ट के बारे में आपको डिफाइन करेगी। लेट्स हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। स्नेहा कैट इज टायर्ड, स्नेहा की कैट क्या है, बहुत थकी हुई है ना। स्नेहा कैट, यहाँ पे सब्जेक्ट विषय क्या है, स्नेहा कैट, यानी स्नेहा की बिल्ली जो कि क्या है, टायर्ड है जो कि क्या है, थकी हुई है ना। तो यहाँ पे विषय के बारे में बता रहा है कि स्नेहा की बिल्ली क्या है, थकी हुई है। तो ये क्या हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है ये देखते हैं। वह क्रिया है जिसका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रिया का समर्थन करने के भाव से किया जाता है। वाक्य में क्या, मुख्य क्रिया। जब आप वाक्य लिखते हो तो उसमें एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी इज, एम, आर, हिज, सॉरी हाँ, हिज, हैव, हैड और विल, शैल, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई, ठीक है। जो आपकी मुख्य क्रिया मेन वर्ब आती है ना, उसमें आपके आती हैं जो कार्य हो रहा रहता है, जो कार्य हो रहा रहता है वो मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। तो यहाँ बोला है कि जिसका प्रयोग वाक्य के मुख्य क्रिया का समर्थन करने के लिए, यानी मेन वर्ब, यानी जो कार्य हो रहा है ना, मेन वर्ब
मेन वर्ब जो कार्य होता है उसका समर्थन करने के लिए होता है, और उसमें उसका भाव, काल, संज्ञा आदि, यानी जो कार्य हो रहा है ना, मेन वर्ब जो कार्य कर रही है उसके साथ हम उसका टाइम जोड़ दें, संख्या जोड़ दें, भाव जोड़ दें। उसको जोड़ने के बाद क्या करते हैं, व्याकरणिक अर्थ यानी ग्रामर का अर्थ प्रदान करते हैं, यानी ग्रामेटिकल अर्थ प्रदान करते हैं, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। जैसे यहाँ दिया है अनु वॉज एब्सेंट, अगर हम सिर्फ बोले अनु वॉज एब्सेंट यानी अनु क्या था, एब्सेंट था, वॉज लगा यानी पास्ट, अनु क्या था, एब्सेंट था। अब अनु एब्सेंट था बट एग्जैक्टली कब, आई डोंट नो, है ना, आई डोंट नो, यू डोंट नो, लेकिन यहाँ पे लगा है अनु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। अब यहाँ पे यस्टरडे लगा दे, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है अनु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, यानी अनु एब्सेंट था कब, कल एब्सेंट था। अनु कब एब्सेंट था बेटा, कल एब्सेंट था। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन वर्ब ये एब्सेंट, देखो ये वॉज आया, ये वॉज आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये जो एब्सेंट आई ये हो गई आपकी मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब के साथ आपका क्या जोड़ दिया, समय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, समय जोड़ दिया, कब का, कल का। ये अनु कल क्या था, एब्सेंट था, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। ये सारी हो गई आपकी वर्ब की 4 टाइप्स, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ, और वर्ब में आपको सिर्फ इतना ही समझना है, ना ही डेफिनेशन आएगी, ना ही आपको बहुत ज्यादा इसमें जूझना है, बस आपको आराम से ये सब जो मैंने पढ़ा है इसको दिमाग में रखना है, ठीक है, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे कौन सी वर्ब है तो आप इजिली बता सको, ठीक है। अब हम एडवर्ब पढ़ते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है हम ये जानते हैं, क्या लगता है आपको क्या होता होगा बेटा एडवर्ब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एडवर्ब, सोचो एडवर्ब आपको क्या लगता है बेटा कि एडवर्ब क्या होता होगा। वेरी गुड। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवर्ब वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर समानता अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब लिखा हुआ है। तो बेटा इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं है, क्या इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत ही नहीं है, हम इजिली आपको पढ़ा देते हैं, इजिली बता देते हैं। देखो सिंपल सा समझो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ते हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। बचपन में पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा आपने विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बताया कहा जाता है, यानी एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द वर्ड हु क्वालिफाई द क्वालिटीज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सो हम साइड कर देते हैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को, उसको छोड़ के क्या क्या बचा, वर्ब बची, एडवर्ब बचा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें बची, है ना, और एडजेक्टिव को भी जोड़ लो। ये सब चीजों की जो विशेषता बताए वो होता है आपका क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। वो क्या होता है आपका वो आपका होता है आपका क्रिया विशेषण एडवर्ब, जो हमारे एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं एडवर्ब, और जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, वे जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं उन्हें डिग्री, मैनर, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी का बोध कराते हैं, यानी बोल रहा है कि ये जो एडवर्ब होता है ना, ये जिन भी क्या है, जिन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताता है, उनके मैनर को बताता है, डिग्री को बताता है, उनकी क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी, इन सब चीजों को बताता है। और कुछ शब्द इसमें ऐसे रहते हैं जो समय और जगह का भी बोध कराते हैं, और कुछ शब्द जो रहते हैं वो जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, ये दो वाक्यों को जोड़ने या प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का कार्य करते हैं। जैसे आपने दिखा होगा ना, दिस इज द पेन हु आई लॉस्ट यस्टरडे, एक हु आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसे आप पढ़ोगे हु इज दिस, वह कौन है, हु इज दिस, क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर मैं वही बोल दूं कि दिस इज द पेन हु आई लॉस्ट यस्टरडे, ये वही पेन है जिसे मैंने कल खोया था, तो यहाँ पे तो हु क्वेश्चन का काम ही नहीं कर रहा, यहाँ तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो होगा ये सारे वर्ड्स क्या करेंगे, दो कार्य करेंगे, या तो क्वेश्चन पूछने का कार्य करेंगे या तो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेंगे। अब एक एक करके हम आराम से समझते हैं, जल्दबाजी नहीं करना, घबराना नहीं है। टाइम, सीक्वेंस एंड टाइम। अब टाइम समझते हैं, सबसे पहले टाइम का क्या दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है हैव यू रीड दिस नोवेल बिफोर, क्या तुमने यह नोवेल पहले पढ़ रखी है, हैव यू रीड दिस नोवेल बिफोर, क्या तुमने यह नोवेल पहले पढ़ रखी है। यहाँ जो ये बिफोर है, आपको नहीं लगता कि ये किसका बोध करा रहा है, टाइम का,
आपको नहीं लगता ये टाइम का बोध करा रहा है? करा रहा है। फर्स्ट आई हैड माई बाथ एंड देन आई हैड माई लंच। सबसे पहले मैं नहाऊंगा, उसके बाद अपना लंच करूंगा। तो ये जो देन आया ना, देन, आपको नहीं लगता ये टाइम का बोध करा रहा है कि पहले वो नहाएगा बाद में लंच करेगा? ये टाइम पीरियड ही तो है, पहले नहाएगा फिर लंच करेगा, है ना? देन तो ये भी आपका टाइम पीरियड डिनोट कर रहा है। फिर है यू आर राइट नाउ, क्या यू गो राइट नाउ, तुम अभी के अभी जाओ, यू गो राइट नाउ, अभी जाओ। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। ही विल सून बी हियर, ही विल सून बी, और जल्दी यहाँ पे आएगा, क्या वह जल्द ही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये जो सून है, आपको नहीं लगता ये टाइम का बोध करा रहा है कि वो जल्द ही यहाँ पर आएगा? तो ये सब क्या हो गया, आपके सीक्वेंस ऑफ टाइम को दिखा रहा है। अब ये देखो नीचे जो दिया हुआ है, क्या बिफोर देन नाउ एक्सेट्रा, टाइम अथवा एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं इनको, या एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर? चलो प्लेस डायरेक्शन, प्लेस और डायरेक्शन को देखते हैं, ठीक है? कैसे प्लेस और कैसे डायरेक्शन दिखा रहा है। जैसे यू मे सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, कोई ना कोई जगह होगी कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। तो जो ये हियर है, ये आपका क्या हो गया, प्लेस और डायरेक्शन। ही इज देयर, वो यहाँ पे है, कहाँ पे, किसी डायरेक्शन में होगा, किसी स्थान पर होगा, ये भी प्लेस और डायरेक्शन हो गया। ये देयर यहाँ पे, प्लीज कम इन, कृपया कर अंदर आ जाओ, है ना? तो ये जो कम इन है, ये भी तो हो गया प्लेस और डायरेक्शन, अंदर आ जाओ, है ना? फिर क्या है, द डॉक्टर इज आउट, डॉक्टर क्या है, जा चुका है, डॉक्टर क्या है बेटा, जा चुका है। तो ये जो आउट हो गया, ये भी आपकी प्लेस और डायरेक्शन हो गया। अब ये सारे जितने भी वर्ड्स मैंने बताए, ये प्लेस या फिर डायरेक्शन का बोध कराता है, और इन्हें एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर डायरेक्शन कहा जाता है ना? इतना इजी सा है, बिल्कुल बेसिक बेसिक। एडवर्ब ऑफ मैनर, अब एडवर्ब ऑफ मैनर देखो ये होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो किस मैनर में हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, एक तरीके से ये समझ लो। जैसे द कैट रैन फास्ट आफ्टर द रैट, अब कैट के बारे में बताया जा रहा है, कैट भागती है, क्या कैट भागती है कितना फास्ट। तो ये जो फास्ट नहीं, मैनर दिखा रहे कि बिल्ली तेज भागती है। कैसे? बिल्ली जो है वो तेज भागती है, किससे, चूहे से। तो ये बिल्ली के भागने का वो क्या दिखाया जा रहा है, बिल्ली के भागने का मैनर दिखाया जा रहा है, कैसा है, फास्ट है। देन वी वर्कड हार्ड, अगर हम बोले वी वर्कड, हम कार्य करते हैं, लेकिन उनके कार्य करने का जो मैनर है, तरीका है, कैसा है, हार्ड है, यानी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत कठिन कार्य करते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, मैनर बता रहे हैं उनके कार्य करने का। द पेशेंट स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, अब यहाँ पेशेंट जो है वो सो रहा है पिछली रात से, बट सो कैसे रहा है, उसके सोने का मैनर कैसा है, साउंडली है, यानी बहुत आवाज करके सो रहा है। हो सकता है खर्राटे ले रहा हो, खर्राटे कोई अगर बगल में लेट करके ले रहा हो ना, तो सोना तो दूर की बात है, आंख भी नहीं लगती है ना। तो ऐसे लोगों से कृपया करके दूर रहें, वरना आपकी रातों की नींद और चैन सब हराम होने वाला है। हालांकि आप लोग भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। वो कह दो कि नहीं मैं तो करता ही नहीं ना, मैं करती हूँ, सोने के बाद पता चलता है क्या क्या करते हो, नींद में चल के चले जाओ बाउंड्री से बाहर, तो है ना। फिर क्या है, आवर सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, हमारे सोल्जर, अगर हम ये ब्रेवली हटा दे तो बोल रहे कि हमारे सोल्जर्स लड़ते हैं जंग में। कैसे लड़ते हैं, उनके लड़ने का क्या मैनर रहता है, ब्रेवली, बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं, बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। तो ये क्या है, इनके कार्य करने का मैनर बता रहा है, इनके कार्य करने का मैनर बता रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, फास्ट हार्ड साउंडली, ये सब क्या करा रहे हैं, मैनर का बोध करा रहे हैं, और इन्हें क्या कहा जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाएगा, यानी इनके कार्य करने का तरीका कैसा है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जैसे भी अभी सेंटेंस आएगा तो वहां पे अगर आपको पता चल रहा है कि कार्य करने का तरीका कैसा है, तो आप जान जाओगे कि वहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है डिग्री क्वांटिटी, जहां पे आपको कार्य करने की डिग्री का बोध हो। अब डिग्री का ये मतलब नहीं कि कई तक पढ़े हैं, 11 तक 12 तक पढ़े हैं, कि बीएससी करे हैं कि बीए करे हैं, वो वाली डिग्री नहीं। यहाँ डिग्री का मतलब कुछ और है, वो समझना। डिग्री और क्वांटिटी यहाँ पे बताएगा। द क्रो इज वेरी क्लेवर बर्ड, अब यहाँ पे क्रो के बारे में बताया जा रहा है, क्रो की डिग्री बताई जा रही है, मतलब क्रो के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि क्रो की क्या विशेषता है बाकी सारी बर्ड्स से। क्या बताया जा रहा है, द क्रो इज वेरी क्लेवर बर्ड, क्या है, क्रो जो है वो बहुत ही चालाक पक्षी है। वेरी क्लेवर क्या है, सॉरी, क्रो के बारे में क्या बताया जा रहा है कि क्रो क्या है, बहुत चालाक। अगर हम बोले द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड, कि क्रो जो है चालाक है, लेकिन वेरी लगा के उसकी डिग्री को बता दी कि बहुत, ये डिग्री है कि बहुत चालाक है।
He was almost certain of his success. वो अपने सक्सेस से बस कुछ ही दूर था. क्या? वह अपने सक्सेस से कुछ ही दूर था. कुछ ही दूर था, तो ये भी तो डिग्री बता रहा है, कुछ ही दूर. It is rather a difficult situation. क्या? It is rather a difficult situation. ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल समस्या है. इट इज रेदर को हटा करके हम डिफिकल्टीज है, ये कठिन समस्या है, लेकिन अगर रेदर लगा दे तो ये तो बहुत ज्यादा कठिन समस्या है. यानी इसकी डिग्री को बता रहे हैं कि समस्या कैसी है, बहुत ज्यादा कठिन है. समस्या कैसी है, बहुत ज्यादा कठिन है. अब यहाँ देखो, वेरी हो गया, आपका रेदर हो गया, क्वाइट हो गया, सो हो गया. तो ये बता रहा है कि हाउ मच कितना है और किस डिग्री में है, टू व्हाट एक्सटेंट. मतलब इन सारे प्रश्नों के उत्तर दिया जा रहा है. तो ये सब आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री. आगे पढ़ते हैं. अफर्मेशन और नेगेशन. अब अफर्मेशन का मतलब होता है बेटा स्वीकारात्मक और नेगेशन का मतलब होता है नकारात्मक. अफर्मेशन से पता चले कोई चीज स्वीकृत की गई है कि नहीं, और नेगेशन का मतलब है कोई चीज नकारी गई है कि नहीं, नकारात्मक भाव. जैसे यहाँ पे दिया मोहन डज नॉट ईट मीट. अब मोहन के बारे में यहाँ पे जो नॉट है साथ साथ जान रहे हो कि नेगेशन का भाव दे रहा है, नेगेटिव भाव दे रहा है, नकारात्मक. तो यहाँ बताया जा रहा है कि मोहन जो है वो मांस नहीं खाता. क्या? मोहन मांस नहीं खाता. तो यहां से किसका पता चल रहा है, इस नेगेशन का पता चल रहा है. माई फ्रेंड विल सर्टेनली हेल्प मी. क्या? माई फ्रेंड विल सर्टेनली हेल्प मी. मेरे दोस्त ने अचानक से मेरी मदद कर दी. तो यहाँ पे स्वीकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है कि मेरे दोस्त ने मेरी मदद कर दी, ये मैं स्वीकार रहा हूं. तो इन सब का बोध कौन कराता है, अफर्मेशन या फिर नेगेशन, या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ नेगेशन. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. रीजन, पर्पस, कॉन्सिक्वेंस. कार्य के करने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य और उसका क्या परिणाम निकलेगा, ये पढ़ते हैं. एग्जाम्पल, यू वर एब्सेंट यस्टरडे. अगर ये सेंटेंस हमसे पढ़ेगी तुम कल एब्सेंट थे, लेकिन उसके एब्सेंट होने का देखो अब क्या क्या उसका परिणाम निकला. क्या परिणाम निकला उसके एब्सेंट होने का? परिणाम ये निकला कि उसने कल का लेक्चर मिस कर दिया. क्या निकला उसका परिणाम? कि उसने कल का लेक्चर, जो कल की क्लासेस थी वो मिस कर दी. आई एम इल. मैं बीमार हूँ. तो इसका परिणाम क्या है, हेंस आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास. तो मैं अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकता. क्या? मैं अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकता. जैसे द स्कूल वॉज क्लोज्ड. स्कूल बंद है. अब कारण क्या है, क्या रीजन है स्कूल बंद होने का? क्योंकि क्या है, फेस्टिवल है. क्या कारण है? फेस्टिवल है. तो इन सारी चीजों का जो बोध कराए, जो रीजन, पर्पस या फिर कॉन्सिक्वेंसी को दिखाए, इनको क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पस या फिर कॉन्सिक्वेंस. क्लियर? क्लियर हो गया. चलो आगे क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब. जैसे अभी मैं पढ़ा करके आई थी जब एडवर्ब की डेफिनेशन बता रही थी, विच व्हाट वेयर हाउ, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स हैं. अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब देखो, जैसे यहाँ पे जो ये सारे वर्ड्स हैं ये इंट्रोगेट करने के लिए ही कार्य कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन पूछने कर रहे हैं. जैसे हाउ डिड यू गेट दिस बुक. तुमने इस बुक को कैसे पाया. तो हाउ, कैसे. व्हेन डिड यू सी योर फादर. तुमने अपने पापा को कब देखा था. व्हेन, कब देखा था. तो यहाँ पे देखो ये व्हेन आ गया, यहाँ पे हाउ आ गया, यहाँ पे भी हाउ आया, यहाँ भी वेयर आया, यहाँ वाई आया. हाउ आर यू, तुम कैसे हो. वेयर डज ही लाइव, वो कहाँ रहता है. वाई हैज ही गॉन टू कोलकाता, वो कोलकाता क्यों गया था. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना करते हैं तथा मैनर, स्टेट, टाइम, प्लेस का रीजन की जानकारी प्राप्त कराते हैं. तो इनको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब. लेकिन वहीं आते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब. अब रिलेटिव एडवर्ब समझते हैं. जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई दो क्लॉसेस को जोड़ते हैं. मैंने बताया कि जब ये क्वेश्चन वर्ड दो सेंटेंसेस, क्लॉसेस का मतलब होता है दो वाक्यों को जोड़ दें, दो वाक्यों को जोड़ दें, तब यहाँ पे इन एडवर्ब्स को हम रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे. तो आपको ये बात भली बात याद रखनी है कि जब आप कोई सेंटेंस पढ़ो तो देख लो वहां पे ये जो वर्ड्स हैं व्हेन, व्हाई, वेयर, ये किसी क्वेश्चन को दर्शा रहे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है दिस इज द टाउन. यह वह टाउन है या गांव है जहां मैं पैदा हुआ था. वेयर आई बॉर्न, जहां मैं पैदा हुआ था. देखो वहां पे वेयर था, वेयर क्या था, वहां पे क्वेश्चन वर्ड था, और यहाँ पे वेयर क्या हो गया आपका रिलेटिव एडवर्ब. द डे, यह वह दिन है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, और इस दिन को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं, है ना. फिर क्या है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द रीजन. मैं इस कारण को नहीं समझ सकता कि उसने क्यों, वाई, उसने क्यों घर छोड़ा. मैं इस कारण को नहीं जानता, नहीं समझ सकता कि उसने घर क्यों छोड़ा. तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो ये वेयर हो गया, ये व्हेन हो गया आपका, ये वाई हो गया, ये सब क्या है,
रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 9 ही एडवर्ब थे और बाकी ये क्लास खत्म हो चुकी है, सेशन यहीं तक था। और बेसिकली मैंने आपको एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ना समझ आया दोबारा से क्लास को देखो, 3 बार देखो, तीसरी बार में समझ आ ही जाएगा और बहुत अच्छे से। क्योंकि कैसा होता है ना कि देखो आप लोग को एक बार में नहीं समझ आएगा, दोबारा देखोगे, दूसरी बार नहीं समझ आएगा, तीसरी बार, लेकिन एक ना एक दिन समझ जरूर आ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। मैं रोशनी मैम विदा लेती हूँ, मुलाकात करती हूँ बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और फुर्ती के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।